दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अरब स्प्रिंग की आग जब यमन तक पहुंची तो लोगों ने एक आवाज उठाई, इरहाल सलेह। यानी 33 साल से कुर्सी पर बैठा एक डिक्टेटर और सामने गरीबी, बेरोजगारी और जुल्म से थकी हुई आवाम। ये था वो पल जब यमन की गलियों में आजादी का नारा गूंज उठा। लेकिन क्या ये बगावत सच में इनकलाब बन सकी या सिर्फ एक नई बर्बादी की कहानी। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज अरब स्प्रिंग की चौथी किस्त में आज हम आपको ले चलते हैं यमन की बगावत पर। अरब स्प्रिंग के तूफान ने जब ट्यूनीशिया और इजिप्ट को हिला दिया तो इसकी गूंज यमन तक भी पहुंची। लेकिन यमन की कहानी बाकी सबसे अलग थी। एक ऐसा मुल्क जो गरीबी, ट्राइबल पॉलिटिक्स और करप्शन में डूबा हुआ था, और एक प्रेसिडेंट जो 33 साल से कुर्सी पर चिपका हुआ था, अली अब्दुल्ला सालेह। यमन की बगावत एक चिंगारी से शुरू हुई थी, लेकिन आगे चलकर पूरे मुल्क को आग में जला गई। अली अब्दुल्ला सालेह 1978 में नॉर्थ यमन के प्रेसिडेंट बने थे। 1990 में नॉर्थ और साउथ यमन एकजुट हुए और सालेह पूरे यमन के प्रेसिडेंट बन गए। उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए ट्राइब्स, आर्मी और पॉलिटिकल ग्रुप के साथ हमेशा अलायंस बनाकर रखा। सालेह को खुद अपना ही एक मशहूर जुमला याद दिलाया जाता है, रूल इन यमन लाइक डांसिंग ऑन द हेड्स ऑफ स्नेक। यानी यमन पर हुकूमत करना सांप के सिरों पर डांस करने जैसा है। मतलब वो हमेशा अपनी कुर्सी बचाने के लिए जगलिंग करता था। अब्दुल्ला सालेह एक सर्वाइवर था। हर मुश्किल वक्त में उसने अपनी कुर्सी ही बचाई, लेकिन अवाम के गुस्से के सामने उसके पुराने तरीके काम नहीं आए। दोस्तों, यमन अरब का सबसे गरीब मुल्क था। ज्यादातर लोग रोजगार के बिना, पानी की कमी और हेल्थ केयर क्राइसिस का शिकार थे। यूथ फ्रस्ट्रेटेड थे। स्कूल और कॉलेज से निकलने वाले स्टूडेंट्स को जॉब नहीं मिलती थी। कंट्री की इनकम ज्यादातर ऑयल एक्सपोर्ट पर डिपेंड थी। लेकिन करप्शन और रिसोर्सेज की लूट ने आवाम को कुछ नहीं दिया। ऑर्डिनरी लोग अक्सर कहते थे यमन हम सबका है, लेकिन इसके रिसोर्सेज सिर्फ एक छोटी एलीट के हैं। यानी यमन के लोगों का मानना था कि गरीब की जेब खाली है और अमीर के बिस्तर पर सोने के सिक्के बिखरे हुए हैं। जनवरी 2011 में जब ट्यूनीशिया में बेन अली भाग गए और इजिप्ट में तहरीर स्क्वायर भर गया, तो यमन के यूथ ने भी सोचा अगर वो कर सकते हैं तो हम भी करेंगे। सोशल मीडिया और मॉस्क्यू के जरिए प्रोटेस्टर्स का प्लान बना। सना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने सबसे पहले प्रोटेस्ट की शुरुआत की। उन्होंने करप्शन, बेरोजगारी और डिक्टेटरशिप के खिलाफ स्लोगन लगाए। जल्द ही प्रोटेस्टर सना से निकलकर अदेन, ताइज और दूसरे शहरों तक फैल गए। एक मुल्क जो कभी चुप था, अब उसकी गलियों में एक ही नारा गूंज रहा था, इरहाल सलेह, इरहाल सलेह। यानी सालेह कुर्सी छोड़ो। इसके जवाब में सालेह ने भी पूरी कोशिश की लोगों को शांत करने की। उसने कहा कि वो 2013 के बाद दोबारा इलेक्शन में नहीं उतरेगा। उसने प्रॉमिस किया कि करप्शन और नेपोटिज्म खत्म करेगा, लेकिन अवाम को यकीन नहीं आया। प्रोटेस्टर्स ने कहा 33 साल से ये वही वादे करता आया है, अब सिर्फ एक बात, सालेह रिजाइन करो। अवाम ने सालेह की बातों पर भरोसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था अब कोई झांसा नहीं चलेगा। अब सिर्फ एक मांग है, इनकलाब। यमन में स्टूडेंट और जवानों की एक छोटी सी चिंगारी ने आग लगाई। सालेह ने समझा था कि कुछ वादों से अवाम चुप हो जाएगी, लेकिन इस बगावत का रंग अभी शुरू हुआ था। क्योंकि शुरुआत में यमन के प्रोटेस्टर्स पीसफुल थे, लेकिन एक डिक्टेटर के लिए अवाम की आवाज भी खतरा होती है, और सालेह ने फैसला किया आवाज को चुप कराने के लिए गोलियों का सहारा लिया जाए। यही से बगावत ने खून का रंग ले लिया। फरवरी 2011 सना के चेंज स्क्वायर में लोग टेंट लगाकर बैठ गए। उन्होंने इजिप्ट के तहरीर स्क्वायर की तरह अपना एक परमानेंट प्रोटेस्ट कैंप बना लिया। प्रोटेस्ट में स्टूडेंट, टीचर, एक्टिविटीज और हत्ता के ट्राइब्स के लोग भी शामिल होने लगे। सालेह ने पुलिस और अपने सपोर्टर्स, जो बेलतजा रिजीम के हाई ठग्स कहलाते थे, उनको भेजा। वो लोग प्रोटेस्टर पर पत्थर, लाठी और गोली चलाने लगे। लेकिन हर क्रैकडाउन के बाद लोग और ज्यादा आते गए। यानी जितना दबाया गया उतनी ही तेज आवाज उठी। यमन के लोग कह रहे थे ये आजादी मिलेगी या मौत। 18 मार्च 2011 जुम्मे का दिन। इस दिन सना के चेंज स्क्वायर में लाखों लोग इकट्ठा हुए। जब लोग फ्राइडे प्रेयर से निकल रहे थे, तभी रिजीम के स्नाइपर्स ने रूफ टॉप से फायरिंग शुरू कर दी।
50 से ज्यादा लोग शहीद हुए और 100 से ज्यादा घायल हुए। ये मैसेकर्स यमन की हिस्ट्री में फ्राइडे ऑफ डिग्निटी के नाम से मशहूर हो गया। उस दिन यमन की धरती खून से लाल हो गई थी, मगर लोगों का हौसला नहीं टूटा बल्कि और मजबूत हो गया। फ्राइडे ऑफ डिग्निटी के बाद यमन के अंदर हालात पलट गए। आर्मी के टॉप कमांडर जनरल अली मोहसिन अल अहमर, जो सलेह के पुराना दोस्त था, उसने प्रोटेस्टर्स का साथ दे दिया। ये बहुत बड़ा झटका था क्योंकि फौज के अंदर ही डिवाइड हो गया था। कई मिनिस्टर्स और एम्बेसडर्स ने भी साले की हुकूमत से रिजाइन कर दिया। प्रोटेस्ट अब सिर्फ आवाम का नहीं रहा था बल्कि एक नेशनल मूवमेंट बन गया था। जब एक डिक्टेटर की अपनी फौज उसका साथ छोड़ दे तो समझ लो कुर्सी हिल चुकी है। यमन एक ट्राइबल सोसाइटी है। ट्राइब्स का पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। जब कुछ बड़े ट्राइब जैसे अल अहमद फैमिली के लोग प्रोटेस्टर के साथ खड़े हो गए तो साले की हुकूमत के लिए मुश्किल बढ़ गई। सना के अंदर ही ट्राइबल मिलिट्रीज और गवर्नमेंट फोर्स के दरमियान क्लैशेस होने लगे। गलियों में टैंक, मशीन गन्स और रॉकेट चलने लगे, जैसे एक छोटी सिविल वॉर स्टार्ट हो गई हो। जो बगावत एक पीसफुल आवाज थी अब एक जंग का मैदान बन गई थी और साले के लिए हर दिन कुर्सी बचाना मुश्किल होता जा रहा था। साले ने एक तरफ वादे किए, मैं रिफॉर्म करूंगा, मैं पावर ट्रांसफर करूंगा, दूसरी तरफ उसके सिक्योरिटी फोर्स प्रोटेस्टर्स को मारते रहे। ये डबल गेम अवाम को और गुस्से में ले आई। मीडिया पर प्रोटेस्टर्स की कवरेज बढ़ती रही और इंटरनेशनल प्रेशर भी बढ़ता रहा। मार्च 2011 के फ्राइडे ऑफ डिग्निटी के बाद यमन की बगावत सिर्फ एक प्रोटेस्ट नहीं रही थी, ये एक खुली जंग थी। अवाम, फौज और ट्राइब्स एक तरफ और साले और उसकी लॉयल फोर्स दूसरी तरफ। कुर्सी अब साले के पांव के नीचे से खिसक रही थी। यमन की बगावत अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां वापस लौटने का रास्ता नहीं था। एक तरफ अवाम, फौज और ट्राइब्स के दबाव, दूसरी तरफ साले की जिद। लेकिन तकदीर ने ऐसा मोड़ दिया जहां एक धमाके ने यमन के डिक्टेटर को हिला दिया। फ्राइडे ऑफ डिग्निटी के मैसेकर्स के बाद दुनिया भर में साले की नींदें उड़ने लगी। यूएन, अमेरिका, यूरोप और पड़ोसी गल्फ कंट्रीज ने साले से कहा कि वो कुर्सी छोड़ दे। जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने एक प्लान दिया, साले रिजाइन करे और उसके बदले उसको इम्यूनिटी मिलेगी, यानी उस पे करप्शन या ह्यूमन राइट्स केसेस नहीं चलेंगे। लेकिन साले बार बार कहकर भी साइन करने से कतराता रहा। वो पावर छोड़ना नहीं चाहता था। साले ने कुर्सी को अपने जिस्म का हिस्सा बना लिया था। उसके लिए ताज छोड़ना मौत के बराबर था। 3 जून 2011 फ्राइडे परेड्स के दौरान सना में प्रेसिडेंशियल पैलेस पर एक भयानक धमाका हुआ। ब्लास्ट में साले खुद, पीएम और मिनिस्टर जख्मी हो गए। साले का चेहरा और बदन जल गया। उसे तुरंत सऊदी अरबिया ले जाया गया इलाज के लिए। इस वक्त लोगों को लगा साले की डिक्टेटरशिप खत्म हो चुकी है, लेकिन साले कुछ महीने बाद वापस आया और फिर से कुर्सी पकड़ने की कोशिश की। जब एक डिक्टेटर मर भी जाए तो कुर्सी की कुर्सी उसे जिंदा कर देती है। साले के जाने और वापस आने के दरमियान यमन में ट्राइबल मिलिशियास और आर्मी फैक्शन के दरमियान खुली जंग होने लगी। सना की गलियां जंग का मैदान बन गईं। टैंक और रॉकेट से लड़ाई। साउथ यमन में अलग से प्रोटेस्टर्स और सेपरेट्स मूवमेंट भड़क गई। इस हालात का फायदा उठाया अल कायदा इन द अरेबियन पेनिसुला यानी AQAP ने। उन्होंने कुछ शहरों पर कब्जा कर लिया, यानी अवाम की बगावत अब टेररिज्म और सिविल वॉर में घुल रही थी। लगातार प्रेशर के बाद साले ने नवंबर 2011 में GCC प्लान पर साइन कर दिया। उसने अपनी कुर्सी वाइस प्रेसिडेंट अब्दराबू मंसूर हादी को दे दी। साले को इम्यूनिटी मिली, मतलब वो सारी जिंदगी के लिए अपने क्राइम से बचा रहा। अवाम गुस्से में थी क्योंकि उनका खून बहा था और डिक्टेटर सेफ निकल गया था। लेकिन फिर भी साले के जाने को एक सिंबॉलिक विक्ट्री माना गया। एक डिक्टेटर तो गया, लेकिन यमन का जख्म खुला का खुला ही रहा। 2011 में मंसूर हादी प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो कमजोर लीडर थे। अवाम के असली डिमांड्स, करप्शन खत्म करना, बेरोजगारी और पॉवर्टी दूर करना, कुछ भी पूरा नहीं हुआ। धीरे धीरे अलग अलग ग्रुप ने अपने पावर यानी अपने पांव जमाना शुरू कर दिए, जिनमें एक हूती जो कि एक शिया रिबेल ग्रुप थे और अल कायदा जो कि साउथ में थे, और वहां रहने वाले जो ट्राइबल मिलिशियास थी उन्होंने। 2014 से 15 में हूतीस ने कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया और साले ने
अपना पावर वापस पाने के लिए उनसे डील कर ली। इसका अंजाम ये हुआ कि यमन एक फुल स्केल सिविल वॉर में धकेल दिया गया, जो आज तक खत्म नहीं हुई। दोस्तों, यमन की बगावत ने एक डिक्टेटर को गिराया, लेकिन अवाम को आजादी नहीं मिली। इस बगावत ने एक नई सिविल वॉर का दरवाजा खोला, जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इंसानियती ट्रेजेडी बन चुकी है। अरब स्प्रिंग के दौरान यमन ने एक डिक्टेटर खोया, लेकिन अपनी सुकून की जिंदगी भी खो दी। दोस्तों, यमन की बगावत में हमने जो अभी तक आपको अपनी इस वीडियो में बताया है, यहाँ ये कहानी एक डिक्टेटर को उसकी गद्दी से हटाने की थी। लेकिन अपने अगले व्लॉग में हम यमन की बगावत और मौजूदा हालात में जो सिविल वॉर चल रही है और यमन एक बुरी तरीके से उसमें फंसा हुआ है, उसके बारे में हम रोशनी डालेंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अरब स्प्रिंग की पिछली 3 किश्तों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान। सोचिए दोस्तों, एक ऐसा देश जहां राष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ने के बाद शांति आनी चाहिए थी, लेकिन वहां शुरू हुआ एक ऐसा खून खराबा जिसने पूरे मुल्क को खंडर बना दिया। अरब स्प्रिंग के बाद यमन में छिड़ी जंग, जिसमें हुकूमतें टूटी, गुट बने और विदेशी ताकतों ने उसे अपने प्रॉक्सी वॉर का मैदान बना दिया। आज हम बताएंगे कैसे अली अब्दुल्ला साले के इस्तीफे के बाद यमन दुनिया के सबसे बड़े गृह युद्ध और मानवीय संकट में डूब गया। मैं हूं नवाज खान और अरब स्प्रिंग की चौथी किश्त के दूसरे पार्ट में आज हम आपको ले चलेंगे 2014 के बाद से 2025 के दरमियान होने वाली सिविल वॉर ऑफ यमन में। तो दोस्तों, बात शुरू होती है अली अब्दुल्ला साले, जो कि 1978 में सत्ता में आए थे। पहले वो नॉर्थ यमन के राष्ट्रपति थे, फिर 1990 में जब यमन एकीकृत हुआ तो वो पूरे यमन के राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने 33 साल तक यमन पर राज किया और खुद को डांसिंग ऑन द हेड्स ऑफ स्नेक कहकर मशहूर किया, यानी उन्होंने ट्राइस मिलिट्री और राजनीतिक गुटों के बीच संतुलन बनाए रखा। लेकिन उनकी हुकूमत करप्शन, बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्ट सैन्य सिस्टम से भरी हुई थी। 2011 में अरब स्प्रिंग की लहर आई और यमन के लोग भी सड़कों पर उतर आए। लोग नारे लगा रहे थे, इरहाल सले, यानी साले इस्तीफा दो। राजधानी सना और ताइज जैसे शहरों में लाखों लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे सैकड़ों लोग मारे गए। इससे जनता और गुस्से में आ गई और साले के खिलाफ माहौल और बिगड़ गया। इतनी बड़ी बगावत के बाद साले पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ गया। अमेरिका, सऊदी अरब और खाड़ी देशों ने मिलकर एक प्लान बनाया, जीसीसी इनिशिएटिव। इस प्लान के तहत साले को पद छोड़ना होगा। सत्ता उनके डिप्टी सीएम अब्दुर्रबू मंसूर हादी को दी जाएगी। साले और उनके परिवार को इम्यूनिटी मिलेगी, यानी उन पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। नवंबर 2011 में साले ने समझौते पर दस्तखत किए। फरवरी 2012 में आधिकारिक तौर पर चुनाव हुआ, जिसमें सिर्फ एक ही उम्मीदवार हादी खड़े हुए और वे राष्ट्रपति चुने गए। यमन की जनता को लगा कि अब नया दौर शुरू होगा, लेकिन यहाँ से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। हादी के पास ना तो साले जितना अनुभव था और ना ही ट्राइबल कनेक्शन। वे बहुत कमजोर और निर्णयहीन समझे जाने लगे। साले ने भले ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनके वफादार अभी भी आर्मी, सुरक्षा बलों और राजनीति में मजबूत थे। असल में साले पर्दे के पीछे से राजनीति को कंट्रोल कर रहे थे। बेरोजगारी, तेल गैस की कमी और महंगाई ने जनता का हाल बुरा कर दिया। इस पावर ट्रांजिशन का फायदा उठाकर अल कायदा इन अरबियन पेनिसुला यानी AQAP और बाद में आईसिस ने यमन में अपना प्रभाव बढ़ाया। उत्तरी यमन का शिया होती समूह भी इस पूरे सिस्टम से नाराज था। उन्हें लगा कि ट्रांजिशन में उनकी आवाज दबा दी गई है। साले के इस्तीफे को लोग नई सुबह समझ रहे थे, मगर असलियत ये थी कि यमन अब और बड़े तूफान की ओर बढ़ रहा था। कमजोर लीडर, टूटा हुआ सिस्टम और नाराज गुट सब मिलकर यमन को एक और खतरनाक दौर में धकेल रहे थे। हूती तहरीक, जिसे अंसारुल्लाह भी कहा जाता है, उत्तरी यमन के सादा इलाके में शुरू हुई। ये ज़ैदी शिया मुसलमानों का एक ग्रुप था जो सदियों से यमन की तहजीब और सियासत का हिस्सा रहा है। लेकिन अरब स्प्रिंग और साले के इस्तीफे के बाद हूतियों को लगा कि उनकी पहचान, उनका मजहब और उनका हक दबा दिया गया है। जब अब्दुर्रबू मंसूर हादी सत्ता में आए तो वो एक कमजोर सिपह सलार साबित हुए। ना उनके पास कबीलों का सहारा था, ना ही फौज पर पूरा कंट्रोल। हूतियों ने इस कमजोरी का फायदा उठाया
उन्होंने नारे बुलंद किए, हम भ्रष्ट हुकूमत और बेइंसाफी के खिलाफ लड़ रहे हैं। अरब स्प्रिंग ने हुतियों को एक मौका दिया। साले की हुकूमत टूट चुकी थी, हादी सरकार कमजोर थी और जनता गरीबी और बेरोजगारी से परेशान थी। ऐसे हालात में हुतियों का संदेश असरदार साबित हुआ। उन्होंने कहा, हम सिर्फ ज़ैदियों के लिए नहीं बल्कि तमाम यमनियों के लिए इंसाफ चाहते हैं। धीरे धीरे हुतियों को कबीलों और आम लोगों का सपोर्ट मिलने लगा। दिलचस्प बात यह है कि अली अब्दुल्ला सालेह, जिन्होंने कभी हुतियों पर जंग छेड़ी थी, अब पर्दे के पीछे से उनके साथ खामोश रिश्ते बनाने लगे। वे साफ थी, दोनों का दुश्मन एक था, हादी और उसके सऊदी अरब वाले हिमायती। ये अजीबोगरीब गठबंधन हुतियों को और मजबूत बना गया। यमन की सरजमीन पर एक नई तहरीक उठ रही थी, वो तहरीक जो अपने आप को मजलूमों की आवाज कह रही थी, मगर असल में उनका मकसद था सत्ता पर कब्जा। हुतियों का ये उभार यमन की सियासत को ऐसे मोड़ पर ले आया जहां से वापस लौटना अब नामुमकिन था। 2013 से 14 तक हुतियों की ताकत लगातार बढ़ रही थी। वो पहले सादा और उत्तरी इलाके में मजबूत हुए, फिर धीरे धीरे अपनी नजरें राजधानी सना पर टिकाई। हादी सरकार कमजोर थी और फौज के बहुत से हिस्से अब भी साले के वफादार थे। यानी जब हुतियों ने कदम बढ़ाया तो उन्हें बहुत ज्यादा रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। 2014 में ईंधन यानी फ्यूल सब्सिडी को लेकर जनता पहले ही गुस्से में थी। हुतियों ने इस गुस्से को भड़काया और कहा, हादी सरकार अवाम को लूट रही है। उन्होंने भारी मार्च और धरने किए, यहाँ तक कि राजधानी की सड़कों पर हजारों हुती लड़ाके पहुंच गए। सितंबर 2014 में हुतियों ने सना पर सीधा हमला बोल दिया। चारों तरफ से उन्होंने शहर को घेर लिया। हादी सरकार ने फौज भेजी, लेकिन याद रखें दोस्तों, उस फौज का बड़ा हिस्सा अब भी साले के कंट्रोल में था। बहुत से सैनिकों ने लड़ाई ही नहीं की, बल्कि हुतियों को अंदर घुसने दिया। नतीजा, कुछ ही दिनों में राजधानी सना पर हुतियों का कब्जा हो गया। राजधानी गिरने के बाद हादी कैदी जैसा हो गए, उन्हें नजरबंदी में रखा गया। उनकी सरकार पंगु बन चुकी थी। हुतियों ने संसद पर दबाव डालकर नई हुकूमत बनाने की कोशिश की, लेकिन जब हालात हाथ से निकले तो हादी भागकर एडन चले गए और खुद को वैध राष्ट्रपति घोषित कर दिया। सना की गलियों में अब एक नई सल्तनत का ऐलान हो चुका था। जहां कभी हादी की हुकूमत थी, अब हुतियों के झंडे लहरा रहे थे। हुकूमत की इमारतें, फौज की छावनियां और राजधानी का दिल, सब कुछ अब अंसारुल्लाह के कब्जे में था। यमन अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ सना पर हुती, दूसरी तरफ एडन में भागी हुई हादी की हुकूमत। लेकिन ये तो बस आगाज था, असली जंग अभी बाकी थी, क्योंकि अब मैदान में उतरने वाले थे सऊदी अरब और उसके हामियों का गठबंधन। अली अब्दुल्ला सालेह और हुतियों का रिश्ता हमेशा खून और दुश्मनी से भरा रहा था। 2004 से 2010 के बीच सालेह की सरकार ने हुतियों के खिलाफ कई जंगें लड़ी थी। हजारों लोग मारे गए। हुती लीडर हुसैन अल हुती भी इसी जंग में मारे गए। यानी दोनों के बीच खून का हिसाब था। लेकिन 2014 से 15 के हालात ने अजीब मोड़ ले लिया। हादी की हुकूमत दोनों के लिए खतरा थी। हुतियों के लिए क्योंकि हादी सऊदी और पश्चिमी देशों के नजदीक थे। सालेह के लिए क्योंकि हादी ने सत्ता में आते ही उन्हें और उनके परिवार को किनारे कर दिया था। इसलिए सालेह और हुतियों ने साझा दुश्मन के खिलाफ हाथ मिला लिया। सालेह के पास अब भी आर्मी, रिपब्लिक गार्ड और सुरक्षा एजेंसियों पर गहरा असर था। उन्होंने अपने वफादार फौजी कमांडरों को कहा कि हुतियों का साथ दो। नतीजा, हुतियों की ताकत कई गुना बढ़ गई। राजधानी सना पर कब्जे के बाद ये गठबंधन और मजबूत हुआ। सियासत के मैदान में कभी कभी बड़े दुश्मन हालात से मजबूर होकर एक ही मेज पर बैठ जाते हैं। सालेह और हुतियों का ये इत्तेहाद भी कुछ ऐसा ही था। कल तक जो एक दूसरे का खून बहा रहे थे, आज एक दूसरे को गले लगा रहे थे। मगर ये गठबंधन मोहब्बत से नहीं बल्कि सत्ता की भूख से बना था। इंटरनेशनल लेवल पर सब हैरान रह गए, क्या सालेह सचमुच उन्हीं हुतियों का साथ दे रहे हैं जिनसे उन्होंने 6 जंगें लड़ी थी। लेकिन जमीनी हकीकत ये थी कि अब हुती सालेह गठबंधन ही यमन की असली ताकत बन चुका था। ये गठबंधन इतना मजबूत हो गया कि सऊदी अरब और उसके साथी देशों ने भी डरकर सैन्य दखल अंदाजी का फैसला कर लिया। मगर जैसा कि सियासत की दुनिया में अक्सर होता है, ये गठबंधन भी हमेशा नहीं चलने वाला था। वक्त आने पर यही दोस्त एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे और यही कहानी यमन को और गहरे खून खराबे में धकेल देगी। 2015 की शुरुआत तक हुती सालेह गठबंधन ने राजधानी सना और उत्तरी इलाके पर पूरा कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने अपनी नजर अब दक्षिण साउथ की तरफ डाली,
मार्च 2015 में हूती लड़ाके एडन की तरफ बढ़ने लगे, वही शहर जहां राष्ट्रपति हादी भागकर अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालात साफ थे, अगर एडन भी गिर जाता तो हादी की वैध हुकूमत पूरी तरह खत्म हो जाती। सऊदी अरब को ये सबसे बड़ा खतरा महसूस हुआ। अगर हूती पूरे यमन पर कब्जा कर लेते तो इसका मतलब था ईरान की हुकूमत का सीधा असर सऊदी की सरहदों पर होता। हूती पहले ही ईरान समर्थित समझे जाते थे, इसलिए सऊदी अरब ने फैसला किया हम हूतियों को रोकेंगे और हादी की वैध हुकूमत को वापस लाएंगे। 25 मार्च 2015 को सऊदी अरब और उसके अरब साथियों ने मिलकर ऑपरेशन डिसीव स्टॉर्म भी शुरू किया। पहले ही रात सऊदी एयरफोर्स ने सना और कई हूती इलाकों पर भयानक हवाई हमले किए। उनका निशाना था हूती ठिकाने, आर्मी बैरक और मिसाइल स्टॉप पाइप। लेकिन हकीकत ये थी कि इन बमबारी में नागरिक इलाके, स्कूल, अस्पताल और बाजार भी तबाह हो गए। रात का अंधेरा और आसमान से बरसते बम सऊदी गठबंधन का दावा था कि वो हूतियों को खत्म कर रहे हैं, मगर सना की गलियों में गूंज रही थी मासूम बच्चों की चीखें। यमन अब सिर्फ एक गृह युद्ध नहीं रहा था, बल्कि एक प्रॉक्सी वॉर का मैदान बन चुका था, जहां एक तरफ ईरान था और दूसरी तरफ सऊदी अरब। इस गठबंधन में सिर्फ सऊदी अरब नहीं था, यूएई, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को और कई अरब देश शामिल हुए। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस सपोर्ट किया, यानी ये जंग अब रीजनल और इंटरनेशनल हो चुकी थी। इस हस्तक्षेप का नतीजा ये हुआ कि हूतियों को पूरी तरह खत्म तो नहीं किया जा सका, लेकिन पूरा यमन आग और खून के दरिया में डूब गया। लाखों लोग अपने घर छोड़कर भागने लगे। यूएन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी संकट करार दिया। सऊदी दखल अंदाजी का मकसद था यमन को बचाना, मगर हकीकत ये थी कि इसने यमन की तबाही को और गहरा कर दिया। अब हालात इस मुकाम पर पहुंच चुके थे कि जंग का असली शिकार सिर्फ अवाम थी। 2015 के बाद सऊदी गठबंधन और हूती विद्रोहियों के बीच एक जंग लगातार बढ़ती रही, लेकिन असली नुकसान आम जनता को उठाना पड़ा। बमबारी, भूख, बीमारियां और विस्थापन, हर तरफ तबाही तबाही थी। जंग की वजह से खास सप्लाई ठप हो गई। सऊदी गठबंधन ने यमन की समुद्री नाकाबंदी कर दी, जिससे अनाज और दवाइयां देश तक नहीं पहुंच पा रही थी। नतीजा, लाखों लोग भूख से तड़पने लगे। UNICEF के मुताबिक हर 10 में से 8 यमनी भूख या कुपोषण से जूझ रहे थे। जंग से तबाह स्वास्थ्य सिस्टम बीमारियों को रोक नहीं पाया। सबसे बड़ा हमला था हैज की बीमारी। यूएन ने कहा यह आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी हैजा की बीमारी है। लाखों लोग बीमार पड़े और हजारों लोगों ने जान गंवाई। इस जंग ने सबसे ज्यादा असर बच्चों पर छोड़ा। यूनिसेफ रिपोर्ट, हर 10 मिनट में एक यमनी बच्चा भूख या बीमार से मर रहा था। स्कूल बंद हो गए, लाखों बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। छोटे छोटे बच्चे हथियार उठाने पर मजबूर हुए, क्योंकि कई गुट उन्हें बाल सैनिक बता रहे थे। यमन की सरजमीन, जो कभी गड्ढे और तहसीब की सरजमीन थी, आज वहाँ भूख, बीमारी और खून का समुंदर बह रहा था। माँ अपने बच्चों को दूध की जगह पानी पिलाने पर मजबूर है। बार अपने लाडलों की लाशें कंधे पर उठाने पर मजबूर हैं। ये जंग किसी हुकूमत की नहीं, ये जंग इंसानियत की हार है। बमों से सिर्फ लड़ाके नहीं मरे, बल्कि शादी की दावतें, अस्पताल और स्कूल भी निशाने बने। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा वार क्राइम्स दोनों तरफ से हुए, यानी हूतियों ने भी बच्चों को ढाल बनाया और सऊदी गठबंधन ने भी बेगुनाहों को मारा। 2017 तक यूएन ने कहा यमन इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। 2.4 करोड़ लोग मानवीय मदद पर निर्भर हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग रोज भूख से सोते हैं। गोलियों और बमों से खेलती इस जंग में सबसे बड़ा सवाल ये बन चुका था, क्या कोई है जो यमन को इस खून और आंसुओं की बारिश से बचा सकेगा? 2011 में सत्ता छोड़ने के बाद भी अली अब्दुल्ला साले ने पर्दे के पीछे से साजिशें जारी रखी। वो कभी राष्ट्रपति हादी के खिलाफ हूतियों के साथ हो जाते, तो कभी अपने लिए सत्ता वापसी की कोशिश करते। 2015 से लेकर 2017 तक साले और हूती का गठबंधन बना रहा। दोनों का मकसद था सऊदी गठबंधन को चुनौती देना। मगर 2017 आते आते साले ने हूतियों से दूरी बनानी शुरू की। उसने सऊदी अरब, यूएई से गुप्त बातचीत शुरू की ताकि फिर से सत्ता हासिल की जा सके। साले का मानना था अगर मैं सऊदी गठबंधन से समझौता कर लूं तो मैं दोबारा यमन का हाकिम यानी रूलर बन सकता हूं। दिसंबर 2017 में साले ने एक बयान दिया, मैं हूतियों से रिश्ता तोड़ रहा हूं।
अब मैं अपने देश को ईरानी असर से बचाने के लिए सऊदी अरब के साथ मिलकर काम करूंगा। ये बयान हूतियों के लिए खंजर साबित हुआ। हूती नेताओं ने इसे साले की गद्दारी करार दिया। कुछ ही दिनों में हूती मिलिशिया ने साले के घर सना को घेर लिया। 4 दिसंबर 2017 को साले भागने की कोशिश में पकड़ा गया। उसकी गाड़ी पर हमला हुआ और वो वहीं पर उसे गोलियों से भून दिया गया। सोशल मीडिया पर उसकी लाश की तस्वीरें वायरल हो गईं। जिस आदमी ने 33 साल तक यमन पर हुकूमत की, जो अपने आप को डांसिंग ऑफ द हेड ऑफ स्नेक कहता था, आखिरकार वो भी उन सांपों का शिकार बन गया जिसने उन्हें खुद पाला था। साले की मौत ने यमन की जंग को और खूनी और पेचीदा बना दिया। साले की मौत के बाद हूतियों ने सना और उत्तरी यमन पर पूरा कब्जा कर लिया। अब यमन 2 हिस्सों में बढ़ गया था। नॉर्थ हूती का कब्जा था, यानी जिस पर राजधानी थी, और साउथ जहाँ पर हादी गवर्नमेंट थी, उनका कब्जा था। ईरान ने हूतीस को सपोर्ट किया। सऊदी अरब और यूएई ने अपनी बमबारी और तेज कर दी। यूएन और दुनिया हैरान थी, क्या अब इस जंग का कोई हल बचा है? साले की मौत ने एक बार फिर यमन की तकदीर बदल दी। अब ये जंग सिर्फ सत्ता की लड़ाई की नहीं, बल्कि ये बन चुकी थी प्रॉक्सी वॉर ऑफ जायंट्स, जहां हूती बनाम सऊदी और ईरान बनाम अमेरिका आमने सामने थे। साले की मौत के बाद यमन की जंग सीधी सादी सिविल वॉर नहीं रही। अब ये जंग बन गई थी प्रॉक्सी वॉर, यानी ऐसी लड़ाई जिसमें 2 बड़ी ताकतें किसी और के जरिए आमने सामने हो। यमन में 2 बड़े खिलाड़ी उतर चुके थे, एक तरफ सऊदी अरबिया और अमेरिका, तो दूसरी तरफ ईरान। सऊदी अरब हमेशा से यमन को अपना बैकयार्ड मानता था। रियाद को डर था कि अगर हूती ईरानी समर्थक ताकतवर हो गए तो ईरान का असर सीधे सऊदी बॉर्डर तक पहुंच जाएगा। इसलिए 2015 से ही सऊदी अरब ने यमन पर भारी बमबारी यानी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। उसने अरब देशों का गठबंधन बनाया, यूएई, इजिप्ट, सूडान वगैरह, ताकि हूतीस को हराया जा सके। अमेरिका ने सऊदी को हथियार, खुफिया जानकारी और तकनीक दी। वाशिंगटन का मकसद था ईरान को यमन से दूर रखना। अमेरिका ने बार बार कहा हूतीस ईरान के प्रॉक्सी हैं, यानी अमेरिका ने यमन की जंग को अपने ईरान वर्सेस यूएसए कोल्ड वॉर का हिस्सा बना लिया। ईरान ने हूतीस को रॉकेट, ड्रोन और ट्रेनिंग देना शुरू किया। तेहरान का मकसद था, अगर सऊदी अरब हमारे खिलाफ सीरिया और इराक में काम कर रहा है तो हम उसके दरवाजे पर जंग ले आए। हूतीस ने ईरानी टेक्नोलॉजी से ड्रोन और मिसाइलें बनाई और सऊदी के तेल के ठिकानों तक हमला किया। 2019 में अब कैक ऑयल फैसिलिटी पर हूती के हमले ने पूरी दुनिया को हिला दिया। अब यमन सिर्फ यमनियों की जंग नहीं रही थी, ये बन चुकी थी बड़े बड़े शहरों की लड़ाई का मैदान। सऊदी और अमेरिका एक तरफ, ईरान दूसरी तरफ, और बेचारी यमनी अवाम बस गोलियों और बमों के बीच पिसते चले जा रहे थे। यूएन ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कहा। 2 करोड़ से ज्यादा लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। स्कूल, अस्पताल, मस्जिद, कोई जगह महफूज नहीं रही। एक तरफ ताकतवर मुल्क अपने अपने झंडे लहरा रहे थे, दूसरी तरफ यमनी बच्चे रोटी और पानी के लिए तरस रहे थे। दोस्तों, यमन की ये जंग अब प्रॉक्सी वॉर ऑफ जायंट बन चुकी थी, जहां असली मकसद सत्ता या लोकतंत्र नहीं बल्कि ताकत और असर का था। मगर असली सवाल ये है, क्या इन ताकतवरों की लड़ाई में कभी यमन को सुकून मिलेगा या ये मुल्क हमेशा खंडर बना रहेगा? दोस्तों, यमन की खाना जंगी आज भी जारी है। न सिर्फ खाना जंगी, बल्कि यमन ईरान का प्रॉक्सी वॉर के तहत इजराइल से आज भी जंग कर रहा है और लाल सागर को उसने कैप्चर कर रहा है और वहां से गुजरने वाले हर शिप को वो निशाना बनाता जा रहा है। दोस्तों, क्या यमन में कभी सुकून होगा? क्या ये सिविल वॉर खत्म होकर क्या मुस्तकबिल में कभी एक मजबूत यमन बन सकेगा? इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपने हमारी पिछली अरब स्प्रिंग की किस्तें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं आपका दोस्त नवाज खान।